Today lecture is about water soluble vitamins. वाटर soluble vitamin, fat soluble vitamin आपके कंप्लीट हो गए, जिसमें A, D and E and K थे. जो विटामिन बी वाटर soluble vitamin it contain vitamin C and vitamin B complex. Vitamin B complex include thiamine B1, riboflavin B2, niacin B3, pantothenic acid B5, pyridoxine B6, biotin B7, folic acid B9 and cobalamin B12. The first vitamin which we will study include thiamine, vitamin B1. Thiamine pyrophosphate is actively a form of vitamin formed by the transfer of pyrophosphate group from adenosine triphosphate to thiamine. As you can see कि thiamine जो है ATP के साथ कंबाइन करता है और जो ATP है वो अपना pyrophosphate जो है TPI जो है वो thiamine को देता है और उसको कन्वर्ट करता है. thiamine अगर एक देगा तो डाई और अगर दोनों देगा तो thiamine pyrophosphate में जो है वो कन्वर्ट होता है TP. ये है इसकी एक्टिव फॉर्म thiamine की. thiamine जो है वो प्रेजेंट है इन मीट, लेग्यूम्स, होल फोर्टिफाइड और इनरिच ग्रुप सीरियल्स, ब्रेड, यीस्ट एंड व्हीट जम. जो नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, जो thiamine फॉर्म है, वो आपको प्रेजेंट होती है प्लांट सोर्सेज में और जिसके साथ उसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, वो प्रेजेंट होती है मीट में. जो अब्जॉर्प्शन है इसकी, डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में होती है. तो जो इन अब्जॉर्प्शन से पहले जो फॉस्फेटेजेस एंजाइम है वो फॉस्फेट को उसके साथ से डिटैच करा देते हैं thiamine से, ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली हो सके. अगर तो इंटेस्टाइन में thiamine का लेवल लो है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन अब्जॉर्प्शन होगी. अगर thiamine का लेवल जो है इंटेस्टाइन में ज़्यादा है तो फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और एब्जॉर्प्शन होगी. जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एनर्जी डिपेंडेंट होती है, उसमें ATP रिक्वायर होता है और सोडियम रिक्वायर होता है. और जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो अगर अल्कोहल कंजप्शन है या एथनॉल की अमाउंट प्रेजेंट है बॉडी में तो जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन है वो डिक्रीज होगी. अगर वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड फॉर्म में है तो वो 10%, और अगर आरबीसीज में प्रेजेंट है thiamine pyrophosphate तो 90% जो है वो उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू है वो इसकी स्केलेटल मसल्स, लीवर, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन में है. मतलब ये सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है thiamine की ट्रांसपोर्टेशन में. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये मोस्टली एज अ कोएंजाइम जो है वो वर्क करता है डिफरेंट रिएक्शंस में. एज एन कोएंजाइम यूज होता है जिसमें आपने बहुत से रिएक्शंस पढ़े हैं अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान. पेंटोज शुगर की फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ये यूज होता है एज एन कोएंजाइम. इसके अलावा मेम्ब्रेन और नर्व कंडक्शन करता है, लेकिन वहाँ ये एज अ कोएंजाइम यूज नहीं होता. जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स आपने पढ़ा था जिसमें पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है. तो आप एक एंजाइम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स. तो उसके लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर है वो उसमें एज अ कोएंजाइम यूज होता है थायरामीन डाइफॉस्फेट. ठीक है. इसके अलावा जो आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बनता है. तो उसमें जो कोएंजाइम ए यूज होता है उसमें बी थायरामीन डाइफॉस्फेट जो है वो एज एन कोएंजाइम यूज होता है. तो मतलब अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो, ये कोएंजाइम डेफिशिएंट होगा, थायरामीन की डेफिशिएंसी होगी तो एज अ कोएंजाइम ये फंक्शन नहीं कर पाएगा और जो हमारा साइकिल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का वो स्टॉप हो जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी. अब अगर हम बात करें क्लिनिकल इंडिकेशन की thiamine की, तो ये एज अ डाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो रोल प्ले करता है अपने, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है. ठीक है. तो अगर ये डेफिशिएंट होगा तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी और जो नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो परफॉर्म नहीं होगा, जो कि CNS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर CNS के फंक्शन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे तो thiamine की डेफिशिएंसी से जो है वो
बहुत से सेलुलर फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। जो डिजीज़ कोज करता है डेफिशिएंसी से थायमीन की, उसमें हमारे पास आती है बेरी बेरी। जिन कंट्रीज़ में या जिन रीजन्स में पॉलिश्ड राइस ज़्यादा खाया जाता है, मतलब जिनको पॉलिश किया जाता है राइस को और सिर्फ वही एज अ डाइट कंज्यूम किए जा रहे हैं और कोई होल ग्रेन सोर्स नहीं लिया जा रहा, तो उन रीजन्स में जो है वो थायामीन की डेफिशिएंसी होती है, उससे बेरी बेरी कोज होती है। बेरी बेरी एक कंडीशन है जिसमें अडल्ट में दो तरह की होती है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। जो ड्राई बेरी बेरी है वो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कोज करती है और जो वेट बेरी बेरी है वो एडिमा कोज करती है, क्योंकि उसमें कार्डियो फंक्शन जो है वो इफेक्ट होते हैं। जो इन एक इन्फेंटाइल बेरी बेरी होती है, ये उन बेबीज में होती है, उन इन्फेंट्स में होती है जो कि ब्रेस्ट फीड पे होते हैं या मदर फीड पे होते हैं। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनकी, अगर वो मदर्स डेफिशिएंट है थायामीन की तो एज यूजुअल बेबी भी डेफिशिएंट होगा। वॉमिटिंग, वेट लॉस, स्वेलिंग, कन्वर्जन्स जो हैं वो उनके सिम्टम्स हैं। और जो अडल्ट हैं उनमें टिंगलिंग होती है, हैंड्स एंड लेग में नम्बनेस होती है, वीकनेस होती है, वेस्टिंग होती है, लेग मसल्स में क्रैम्पिंग होती है और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होती है। नेक्स्ट एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं वर्निकॉफ सिंड्रोम। वर्निकॉफ सिंड्रोम जो है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर एथेनॉल होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन है थायामीन की वो इफेक्ट होगी। तो इसी तरह जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट होते हैं जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें डाइटरी इनसफिशिएंसी हो जाएगी और इम्पेयर्ड इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी विटामिन की, जिसकी वजह से वर्निकॉफ सिंड्रोम जो है वो रिजल्ट होता है। इसमें कन्फ्यूजन होती हैं, एटेक्सिया होती है कि मूवमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाती है। रिदमिक टू एंड फ्रो मोशन, आई बॉल्स की जो है वो टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो जाती है, जिसे हम निस्टेगेमस कहते हैं। और इसके बाद वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी भी कोज होती है, ठीक है। और मेमोरी लॉस और ह्यूसिनेशन होना शुरू हो जाती हैं। सप्लीमेंटेशन से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मेमोरी रिकवर करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2 और ये प्रेजेंट होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, मीट, एग्स में और लेग्यूम्स में। HCl जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है वो अब्जॉर्ब होता है बाय सैचुरेबल एनर्जी रिक्वायरिंग कैरियर है इंड्यूडिनम में। फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होती है इसकी, FMN एंटर पोर्टल सिस्टम ट्रांसपोर्टेड बाय वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। टिश्यू टेक इट अप बाय कैरियर मीडिएटेड प्लस नॉट ब्रेन। जो राइबोफ्लेविन है ये भी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें हम कहते हैं FMN राइबोफ्लेविन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD। और ये भी ATP जो है वो अपना जो है एक फॉस्फेट ग्रुप देता है और इसको कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्लेवोकाइनेज। और उस एंजाइम को जो है वो रेगुलेट करता है हमारा एड्रीनोकोर्टिकोस्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन और थायराइड हार्मोन। ये कन्वर्जन है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में बाय FAD सिंथेज एंजाइम पायरोफॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर होता है। ये भी पूरा विटामिन B1 की तरह जो है वो यूज होता है एज कोएंजाइम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसपोर्ट चेन में, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था, उसका एज एन कोएंजाइम यूज होता है FAD। उसके बाद फैटी एसाइड डिहाइड्रोजिनेज बीटा ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा था और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और टॉक्सिन्स में यूज होता है। इसके अलावा जो ये एज अ कोएंजाइम यूज होता है फॉर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज और पैराडॉक्सिन फॉस्फेट ऑक्सीडेज और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। सिंथेसिस ऑफ फोलेट में यूज होता है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज मेटाबॉलिज्म में, एंड न्यूरोट्रांसमीटर में प्रिवेंशन ऑफ कैटरेक्ट करता है, ट्रीटमेंट करता है माइग्रेन हेडेक्स। बैक्टीरिया जो है वो इसको ब्रेक करता है और इसके मेटाबोलाइट जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। ये प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होता, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किडनी इसको फिल्टर करती है और यूरिन में एक्सक्रीट करती है। जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं टिश्यू मेटाबोलाइट्स जो है वो भी यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है बॉडी में तो वो यूरिन टेस्ट के थ्रू जो है वो
इसको डायग्नोस किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट डिटेक्शन डिफरेंट विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ इसके न्यूट्रिएंट डिटेक्शन होते हैं और आयरन के साथ। मतलब अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर आप B2 नहीं लेंगे क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो हिंडर करेगा। डिफरेंट ड्रग्स जो हैं ऐसे आपको ड्रग्स के लिए यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग या कीमोथेरेपी एजेंट आप लेते हैं तब भी राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं ए राइबोफ्लेविनोसिस। ये मेडिकल नेम है राइबोफ्लेविन की डिजीज का, और ये अकर होती है डिफरेंट वाटर सोलुबल विटामिन डिजीजेस के साथ, अकेले नहीं होती। अगर डिफरेंट वाटर सोलुबल विटामिन की डेफिशिएंसी है तो फिर राइबोफ्लेविन की भी डेफिशिएंसी होती है। हमारे पास आता है सोर थ्रोट, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट। क्रैक्स होते हैं लिप्स के ऊपर जिसे हम कहते हैं चिलोसिस। अगर वो साइड्स पे हैं तो कॉर्नर पे है माउथ के तो उसे हम कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। मेजेंडा टंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस होती है टंग पे, मोइस्ट स्केली स्किन को हम कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस। और ब्लड वेसल जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है उनकी कवरिंग ऑफ आई पे जिसे हम कहते हैं वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया। इसके अलावा क्या होता है, जो B6 विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ट्रिप्टोफैन भी जो है वो नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो नियासिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। नियासिन इज विटामिन B3। आरबीसीज जो हैं नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है कि इसमें जो आरबीसीज हैं उनमें एचबी का और उनका साइज तो सेम होता है, लेकिन आरबीसीज जो हैं उनका काउंट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा प्री क्लम्पसिया कोज करता है। प्री क्लम्पसिया होता है हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन आना शुरू हो जाती है यूरिन में और एडीमा कोज करती है। ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, और वो लीड करता है क्लम्पसिया को, एक सीवियर कंडीशन है जिसमें मैटरनल डेथ जो है वो पॉसिबल है। इसमें सीजर्स होते हैं, एलिवेटेड बीपी होता है, हेमरेज कोज करता है। और फैक्टर्स क्या है जो हमारे पास राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी करते हैं। अगर हम कोई जॉन्डिस थेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होती है। जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें होती है। अगर क्योंकि अल्कोहलिज्म ये भी अल्कोहल जो लेते हैं कंज्यूम करते हैं उनमें इनटेक और अब्जॉर्प्शन जो यूटिलाइजेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है। इसके अलावा जो एनोरेक्सिक पेशेंट होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं उनमें भी राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मैंने आपको बताया कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी सोर्स है राइबोफ्लेविन की। तो अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट है तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि उनमें राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेवोकाइनेज है उसको रेगुलेट कर रहा होते हैं हमारे ACTH एड्रीनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन। तो अगर उनमें कोई डिफेक्ट होगा तो भी राइबोफ्लेविन की जो है वो डेफिशिएंसी होगी। टॉक्सिसिटी नॉन है, अननोन है क्योंकि जितने वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, उनकी डेफिशिएंसी रेयर होती है। नेक्स्ट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड नियासिन B3 जो है वो एक विटामिन है। नियासिन B3 जो है निकोटिनिक एसिड से डेरिवेटिव है ये, और इसका सब्स्टिट्यूट है, और इसकी सोर्सेज हैं फिश, बीफ, चिकन, टर्की, पोर्क, इन विच सीरियल्स एंड ब्रेड, होल ग्रेन सीड्स एंड लेग्यूम्स, और कॉफी एंड टी एंड सिंथेसिस इन लिवर फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। तो ये हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस कर सकती है थ्रू ट्रिप्टोफैन। तो अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होगी, पीछे मैंने आपको बताया है, तो जो ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो नियासिन की सिंथेसिस के लिए राइबोफ्लेविन भी जरूरी है। इसकी जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और इसकी फॉस्फोरिलेटेड डेरिवेटिव होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADP, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है। जो निकोटिनामाइड डेरिवेटिव है निकोटिनिक एसिड का, वो कंटेन करता है अमाइड इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये डाइट में प्रेजेंट होता है। ये रेडिली डीएमिनेटेड होता है इन बॉडी एंड देयरफॉर न्यूट्रिशनली इक्विवेलेंट निकोटिनिक एसिड। NADP and NADP serve as coenzyme and oxidation reduction reaction in which coenzyme undergo reduction of the pyridine ring by accepting a hydride ion.
इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होती है। काउंटर ट्रांसपोर्ट इसके लिए भी सोडियम जो है वो ज़रूरी होता है। अगर इंटेस्टाइन में ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, अगर अगर लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है बाइंड होता है और फिर टिश्यू में इसको भेजा जाता है वाया पैसिव डिफ्यूजन के। 200 enzyme require NADP और NADH coenzyme act as hydrogen donor और acceptor। ये जो है NAD और NADP जो है ये अपनी रिड्यूस फॉर्म में जो है NADH और NADPH फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें तो जो ब्रेकडाउन और एक्सक्रीशन है डिग्रेड बाय ग्लूकोहाइड्रोलेज इनटू निकोटिनामाइड एंड एडीपी राइबोज, release nicotinamide is oxidized in the liver into a variety of product excreted in urine। जो डिजीज होती है नियासिन की उसको हम कहते हैं पिलेग्रा। जो पिलेग्रा है ये नियासिन की डेफिशिएंसी है। इसमें हमारे पास 3 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें हमारे पास है स्किन, जीआईटी ट्रैक और सीएनएस, ठीक है। और जिसकी वजह से हम इसको पिलेग्रा को सिम्टम जो है वो हम करेक्टराइज करते हैं 3Ds में, जिसमें डर्माटाइटिस है, डिमेंशिया है, डिमेंशिया में होते हैं लॉस ऑफ मेमोरी एंड डायरिया। अगर अनट्रीटेड रहे तो 4th डी भी ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं डेथ। और एक हर्नप डिसऑर्डर होता है जिसमें ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन जो है वो डिफेक्ट होती है, तो उसमें भी प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आते हैं। जो कॉर्न है उसमें नियासिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो जितनी भी कॉर्न बेस्ड डाइट है वो कोज कर सकती हैं प्लेग्रा। और जो क्या कहते हैं उसको ट्रीटमेंट है हाइपरलिपिडीमिया का, नियासिन जो है वो हम देते हैं हाई डोजेज में 1.5 ग्राम पर डे और 100 टाइम्स द आरडीए। और ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गली इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू और द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड। The liver normally uses these circulating free fatty acid as a major precursor for triacylglycerol synthesis. Thus, niacin causes a decrease in liver triacylglycerol synthesis, which is required for very low density lipoprotein production. Low density production in derived from VLDL in the plasma. Thus, both plasma triglyceride and cholesterol are lowered. Therefore, niacin is particularly useful in the treatment of type 2b hyperlipoproteinemia, in which both VLDL and LDL are elevated. The high dose of niacin required can cause acute prostaglandin mediating flushing. Aspirin can reduce this side effect by inhibit prostaglandin synthesis. अब बेसिकली जो फंक्शन है नियासिन का वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसरॉल लेवल इन बॉडी। लेकिन जो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है ये नियासिन की, जिसकी वजह से हार्टबर्न, नोजिया, वोमिटिंग, लीवर इंजरीज, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस कॉज करता है। तो अगर हम क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो अगर हम इसके साथ एस्पिरिन ड्रग लेंगे तो वो मिनिमाइज कर सकती है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, तो इसकी टॉक्सिसिटी को भी अवॉइड किया जा सकता है।